हो गया। चलिए, आज हमने आप ही को उसको बुलाया था, किसी और को बुलाया नहीं ऑफलाइन के लिए। ठीक, तो आप अकेले ही बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, हमने किसी और को आज इन्फॉर्म नहीं किया था कि 4 बजे से क्लास लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो तो ऑनलाइन था, ऑफलाइन के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ। सर, आपने हमें भेजा ना लिंक, ये लिंक अभी ना सभी ग्रुपों में डाल दी जाए। और आज की क्लास तो अभी सभी के लिए है ना। अरे सर, क्या बनाया आपने? शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी? अरे नहीं सर। अरे तो वो थंबनेल अलग जा रहा होगा ना। नहीं सर, खैर चलिए, रहने दीजिए। वो ये नहीं था, हमने आपको थंबनेल दिया था ना, वो वाला थंबनेल यूज करना था। चले, कोई बात नहीं, इसको अपन एडिट कर लेंगे। ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। इसका वो एडिट कर दीजिए। इसका ये लिखना है, पेपर फर्स्ट, फर्स्ट क्लास। चलिए, ये शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी अभी वाली क्लास नहीं है, ये 5 बजे क्लास होती है, उसमें पढ़ाना था। थोड़ा सा टाइटल मिस्टेक हुआ है, टाइटल सुधार लेते। बाकी आज हम लोग पेपर फर्स्ट के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे। पेन रखा क्या सर उधर? नहीं है। ठीक। और हमारा जो टॉपिक होगा, जो पेपर फर्स्ट MPPSC 2022 का जो 2024 का जो सिलेबस आया है, आप ये मान सकते हैं कि 2024 का सिलेबस आ चुका है। मान सकते हैं क्यों, ये रहना ही रहना है, यही सिलेबस रहेगा। अपने कॉमन ग्रुप में भी आपने लिंक शेयर कर दी सभी में। हाँ हाँ, संजय को भेज दीजिए, वो अपना बैठे बैठे भेजते रहेंगे अभी। नहीं तो उसमें टैबलेट से भिजवा दीजिए सबको। ठीक है। हाँ ठीक है, शुरू करते हैं। ये एक्चुअली ये क्लास थोड़ा सा टाइटल और इधर उधर हो गया है, उसको अपन थोड़ी देर से पढ़ेंगे। 5 बजे से पढ़ेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे। ठीक, ये क्या है, धीरे धीरे शुरू करते हैं। कहानी बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग ये MPAP 2024 अर्थात जिसकी परीक्षा 2025 में होगी का पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। पेपर फर्स्ट का सिलेबस है। ठीक, एक तो इस पे बात करनी है कि सिलेबस को कैसे तैयार किया जाए कि अच्छे नंबर आ पाएँ। अब अच्छे नंबर क्या होंगे वो भी देखना है हमें, कि इसमें पेपर फर्स्ट में कैसे नंबर, किस नंबर को अच्छे नंबर कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छे नंबर, अभी तक मेरी जानकारी में जो सबसे अच्छा नंबर है वो मैं बता देता हूँ। हमने 2 बैच की तैयारी कराई है और 3 बैच की, तीनों बैच में जो सबसे अच्छे नंबर अभी हैं वो मैं बता देता हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या ऐसे नंबर वास्तव में आते हैं या नहीं आते। आवाज़ वगैरह तो सब ठीक है ना? आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि बाकी हमें सबके कमेंट दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नीलेश जी हैं, बादल हैं, देख लीजिए एक बार।
ये पहली बात तो जो नए जुड़ रहे हैं तो उनको टाइटल को लेकर के कन्फ्यूजन होगा कि टाइटल शिक्षा के क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी लिखा है। ये वाली क्लास 5 बजे से होनी है, थोड़ा सा इस पर मिस्टेक हुआ है। अभी की जो क्लास हो रही है वो MP AP 2024-25 के पेपर फर्स्ट को लेकर के बात हो रही, ठीक है। तो मैं इसमें क्या कह रहा हूँ कि आपको पेपर फर्स्ट में जो नई परीक्षा होगी उसमें सभी विषय के अभ्यर्थी जुड़ेंगे। पेपर फर्स्ट तो सबके लिए कॉमन होगा। तो पेपर फर्स्ट में अच्छा नंबर क्या लाया जा सकता है वो हम लोग को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं कि अच्छा नंबर क्या हो सकता है। अभी तक फेज फर्स्ट का पेपर जब हुआ 9 जून वाला पेपर, फेज सेकंड का जो पेपर हुआ 9 जून को पेज फर्स्ट का, और फेज सेकंड का जो पेपर हुआ 4 अगस्त को, और फेज थर्ड का पेपर जो 2022 का हुआ 17 नवंबर को, इनमें से सबसे अच्छे नंबर जो हमारे टेस्ट सीरीज मात्र के अभ्यर्थी हैं उनमें से सबसे अच्छा नंबर 46 है आउट ऑफ 50। और 46 नंबर केवल टेस्ट सीरीज की सहायता से, ऐसा नहीं केवल टेस्ट सीरीज की सहायता से, उन्होंने पढ़ा भी होगा तब आए हैं, पर आउट ऑफ 50 46 नंबर यदि हैं तो मुझे लगता है कि ये कवर करने वाली बात है, किया जा सकता है। ठीक, किसके हैं आप लोग पूछेंगे तो नाम भी बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल नहीं बता रहा हूं। वॉइस क्लियर नहीं है संचिता जी? अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? अभी भी वॉइस क्लियर नहीं है? थोड़ा सा एक बार बताइए हमें, मैं खुद भी देख सकता हूँ ना। और तो इतनी अच्छी आवाज़ है क्या जी। ठीक, अब 46 आ सकते हैं। दूसरा जिनको मैं जानता हूं वो 43 क्वेश्चन है आउट ऑफ 50। एक जिनको मैं जानता हूं उनके 39 हैं आउट ऑफ 50। बाकी 35 प्लस, मतलब 35 से लेके 40 के बीच जो है वो तो कई लोग हैं। मतलब 35 को यदि मान लें तो 35 के प्लस तो कई लोग हैं, और 35 बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है नंबर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं। तो आप अगली परीक्षा जब प्रिपेयर कर रहे हों, तैयार कर रहे हैं, तो क्या टारगेट रख सकते हैं? लोग हमसे पूछते हैं कि सर कितना नंबर लाया जा सकता है इस पर। तो अब ये नंबर देख लीजिए, 46 नंबर लाए जा सकते हैं, मतलब संभव तो है, पॉसिबल है। 45 नंबर संभव है, बिल्कुल संभव है, मतलब नंबर नहीं क्वेश्चन। अर्थात यदि इनका नंबर देखें तो 184 नंबर है ना, चलो 182 नंबर, 200 में 182 नंबर जो है ये ले आ रहे हैं, और इनका सिलेक्शन हुआ है, इंटरव्यू देंगे, 100% देंगे। सब्जेक्ट में यदि 10 प्रश्न कम भी किए होंगे तब भी इन्होंने इधर निकाल लिया अपना काम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पेपर 5 यूनिट पढ़ करके 46, 43, 39 और 35 प्लस तो सबके आ सकते हैं। यदि 6 महीने 5 महीने अभी जो टाइम बचा हुआ है उन 4-5 महीनों में अच्छे से पेपर फर्स्ट को तैयार किया जाए। अप्रोच के साथ तैयार करने का मतलब जो कंटेंट दिया है उसको पढ़ना है, लेकिन उसमें एक अप्रोच है, उस अप्रोच के साथ यदि पढ़ा जाए तो 46 नंबर भी आपके आ सकते हैं। कहने के लिए तो मैं ये भी कह दूं कि 50 में 50 भी सही हो सकते हैं, पर जो गलतियां करते हैं उन गलतियों के बाद कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न गलत हो ही जाएंगे सबसे, और कम से कम गलती करेंगे तो 46, 47, 48, 42, 40, 35 ये नंबर तो बड़े आराम से आ सकते हैं। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी, हमारी जो प्लानिंग होगी, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा आपको भी आना था, आए 45 प्लस का टारगेट तो हम लोग रख ही सकते हैं। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि एक प्रैक्टिकल टारगेट ये हो सकता है, बाकी होने के लिए तो 50 भी हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि मैं सब पढ़ा दूंगा, एक एक लाइन पढ़ा दूंगा, 50 में 50 भी आप करके आइए, बस गलती करके मत आइए। गलती करेंगे तो बनते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो बनने के लिए तो आपसे 50 में 50 भी बन सकते हैं, पर अभी हमारी कोशिश है कि आप समस्त गलतियां, समस्त त्रुटियां निकाल करके भी यदि 45 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो बहुत अच्छा नंबर है ना। ये तो एक्सीलेंस से भी एक्सीलेंस है, सुपर एक्सीलेंस नंबर है, और संभव है, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ 46 क्वेश्चन एक ही कैंडिडेट का जानता हूं, पर कम से कम ये तो नहीं रह गया ना कि आइडियल कंडीशन है उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो 46 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 में यदि जानता हूं तो आप भी 45 का टारगेट बना सकते हैं हमारे साथ। 50 का हम पूरा प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं कि 5 हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ दे, वो भी आइडियल कंडीशन के लिए है। पर आप यदि गलती ना करो, एरर्स ना हो, आपसे मिस्टेक्स ना हो, तो बड़े आराम से हो सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा
इवेंट बताता हूँ, छोटी सी बात बताता हूँ। जो हमने फेज फर्स्ट, फेज सेकंड और फेज थर्ड के लोगों के लिए किया है 2022 पे, वो पूरा घटनाक्रम बताता हूँ और उससे आप लोग सीखेंगे कि क्या क्या करना है। देखिए, ये जितने टॉपिक लिखे हैं, पहला काम जितने टॉपिक लिखे हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, सबसे पहला काम तो हमें एपी का अप्रोच रखना है, एपी वाली दिमाग लगानी है, ठीक है। प्राध्यापकों की दिमाग लगानी है, प्रोफेसर्स के माइंड्स को रीड करना है, पहला काम प्रोफेसर्स के माइंड को रीड करना है। और दूसरा काम ये कि आयोग कहाँ तक सोच सकता है वो हमें सोचना है। पढ़ना लिखना बहुत नहीं होता है, आप किताबें पढ़ते हैं, 10 किताबें इधर उधर से पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका अप्रोच सही हो जाए ना तो चीज़ें डायरेक्ट क्लिक होने लगेंगी, ठीक। तो उस पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है। पहली बात तो हमने जो काम किया वो एक काम किया, ये फर्स्ट अप्रोच को सही कर लें। अप्रोच को सही करने का मतलब ये है कि आप एग्जैक्टली इस पेपर की, इस परीक्षा की डिमांड को समझ जाएं। और जब एग्जैक्टली इस पेपर की डिमांड को समझ जाएंगे तो आपका अप्रोच सही दिशा में हो जाएगा। और जब सही दिशा में हो जाएगा तो चीज़ें सही पढ़ेंगे, सही तरीके से करेंगे। तो एक काम तो हमने ये किया था, टेस्ट सीरीज और कुछ क्लासेस हमने यूट्यूब पर फ्री पे कराई थी उसको लेकर के। दूसरा, जैसे हमने जनगणना पढ़ा दिया था, आर्थिक समीक्षा पढ़ा दिया था, वो आर्थिक समीक्षा जो प्रोफेसर से पूछी जा सकती है, ऐसे कुछ एक दो टॉपिक एमपी का पढ़ा दिया था और सारे टेस्ट सीरीज कराए थे, ठीक है। तो ये काम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है विस्तृत अध्ययन। और विस्तृत अध्ययन हमने कराया था, एक छोटा सा तरीका था, उस तरीके को बता रहा हूँ। हमने क्या किया था, जैसे लिखा है आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, मध्य प्रदेश का मध्यकाल, जनजातीय इतिहास, साहित्य। तो हमने सभी टॉपिक के जो सब टॉपिक हैं उन टॉपिक के शानदार एमसीक्यू करा दिए थे। ऐसे लिखा ना एक एक टाइप, ऐसे इधर देखिए, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, तो नदियों से बन सकने वाले सारे प्रश्न। मध्य प्रदेश के पर्वत, तो पर्वत से बनने वाले प्रश्न, ठीक। पहले तो एक तो अभी हम लोग जो करेंगे वो अलग है, अभी जो हमने किया है वो आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश का तापमान, तो तापमान से बनने वाले प्रश्न। मैं क्या कर रहा था, अपने यूट्यूब चैनल पर हर दिन रात को 15-20 क्वेश्चन डालता था। 5-6 महीने हमने लगातार डाले। वो क्वेश्चन अभी भी पढ़े, आप लोग जाएंगे तो यूट्यूब पर एक कॉलम होता है पोस्ट का, कम्युनिटी पोस्ट। तो कम्युनिटी पोस्ट पर जाएंगे तो लगभग 750-800 सवाल अभी भी पड़े हैं, पेपर फर्स्ट के सभी यूनिट के, जो हर विषय के। तो हमने क्या किया था, सभी टॉपिक का एक एक खंड, जैसे लिखा है प्रमुख खनिज, तो खनिज से हमने 15-20 प्रश्न बना दिए, ठीक। वो टेस्ट सीरीज में दिए गए प्रश्न, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज में दिए गए प्रश्न, या कहीं चर्चा किए गए प्रश्नों के अलावा प्रश्न हैं। टेस्ट सीरीज में हमने जो प्रश्न दिया वो अलग है, यूनिट के टेस्ट में जो हमने दिया वो अलग है, किताबों में कहीं लिखा है वो टेस्ट वो है ही नहीं है। ये प्रश्न के कौन से प्रश्न एकदम न्यू प्रश्न हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न नहीं हो, एकदम न्यू क्वेश्चन हो गए। अब ये न्यू क्वेश्चन यदि हमने नदियों से 10, 12, 15 प्रश्न डाले, पर्वत से 10, 12 प्रश्न डाले और वो आपने कर लिया, ठीक। तो जैसे वो आप करेंगे ना तो आपका एक एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। मतलब इसको अपन कह सकते हैं सूक्ष्म तैयारी हो रही है। आपने ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश का भूगोल देखा, आपने मध्य प्रदेश की नदियाँ देखी और नदियों से बन सकने वाले सारे प्रश्न, पुराने प्रश्न और सरल प्रश्न तो आप जानते ही हैं। वो प्रश्न जो कठिन हो सकते हैं, वो प्रश्न जो जनरली आपके पकड़ में नहीं आते हैं, है ना, वो प्रश्न, जैसे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की सहायक नदियों में कुछ कठिन वाली नदियों के नाम, है ना, जिनको लेकर कन्फ्यूजन होता है, उसको लेकर के हमने 12-15 प्रश्न ऐसे नदियों से डाल दिए, 12-15 प्रश्न जो है वनों से डाल दिए, वन उपज से अलग से डाल दिए, वन के प्रकार से अलग से डाल दिए। तो एक टॉपिक वाइज टॉपिक हमने सघन तैयारी कर ली और एक बार हमने 5 यूनिट का बना दिया। अब पूछने दीजिए प्रश्न, कहीं से भी आएगा, सब फंसेगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका एक लेवल हमने जो किया था उस बार वो ये था, उस बार एमसीक्यू लेकर के किया था, इस बार पढ़ने को लेकर के कर लेंगे और विस्तार हो जाएगा, है ना। तो जो हम कह रहे हैं कि 46-47 प्रश्न बड़े आराम से, 2-3-4 प्रश्न मान लिए कि गलती हो सकती है, तो बड़े आराम से आपका वो कवर होना है। तो अभी जब हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, किसी भी सेगमेंट से कर सकते हैं, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा पूर्व अनुभव है और इस अनुभव का लाभ आप लोग को मिल जाएगा, ठीक। विस्तृत अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे, सूक्ष्म अध्ययन करेंगे। और अध्ययन का हमारा जो तरीका होता है वो हमने पहले ही बताया है। पहले हम किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे,
फिर हम उस टॉपिक के सारे फैक्चुअल डेटा देख लेंगे, ठीक। फिर उस टॉपिक के सारे इसी प्रकार से बनने वाले MCQs देख लेंगे, क्वेश्चन देख लेंगे, उससे रिलेटेड जो PYQ होगा वो देख लेंगे, है ना। उससे रिलेटेड यदि कोई न्यू प्रश्न होंगे तो उसको जनरेट करके ये आ जाएगा MCQ पे, देख लिया जाएगा। फिर इसी प्रोसेस को आप एक आध दो बार रिवाइज करा देंगे, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो 50 यदि मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्त नहीं है, पर है क्या कि आप ही लोग प्रेशर पे एग्जाम के कारण, प्रश्न न समझ पाने के कारण 3-4 प्रश्न गलत तो कर ही सकते हैं, बनते हुए गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो संभव है, आसान है, कठिन नहीं है। आपको 50 प्रश्न ही तो सॉल्व करने हैं, 3-4 प्रश्न गलत हो भी गए तो बड़े आराम से संभव है, ठीक। आप देखते हैं, एक भाई साहब कह रहे हैं कि पहले 50-45 प्लस लाइव ला लो भाई। मैं आप लोग के साथ ही कह रहा हूँ, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरा कोर्स करिए, ठीक। फिर पेपर चाहे कोई बनाए, एक एक व्यक्ति का इस क्लास के बाद यहीं पे लाइव कराएंगे 45, ठीक है। प्रिंस जी, पूरा का पूरा मैं आपके साथ चैलेंज कर रहा हूँ कि यदि मैं नहीं करूँगा, मेरा काम पूरा करना नहीं है, जो पढ़ेंगे उन्हीं से ही पे कराऊँगा। प्रश्न आप ही बना के दे दीजिएगा, प्रिंस MPPSC जो भी हो आप, जहाँ से भी हो दे दीजिएगा। 45-50 जो भी सेगमेंट होगा वो लाइव कराएंगे, ठीक है। ले आइएगा, प्रश्न देख लेते हैं। अब अप्रोच क्या है? अप्रोच PSC का होना चाहिए। PSC में किसका अप्रोच होना चाहिए? AP का अप्रोच होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है ना। बाकी तो पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। अब गोहद में बने हुए किले की ऊंचाई पूछ लेंगे तो वो PSC AP वालों का काम नहीं है बताना, ठीक है। किसी किले की ऊंचाई पूछ लीजिए, किसी खंदरा की गहराई पूछ लीजिए, वो PSC असिस्टेंट प्रोफेसर का काम नहीं है, वो व्यापम वालों का काम है। व्यापम में तो ये भी पूछा जा रहा है क्या कि एक भैंस को रहने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है। एक किसी पेपर में देख रहा था, एक वो किसी पॉइंट की ऊंचाई किसी किले की ऊंचाई पूछ रहा था, व्यापम में हमने एक प्रश्न देखा। तो ऐसे प्रश्नों की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे प्रश्न अलग हैं, इस प्रकार से प्रश्न AP में तो हो ही नहीं सकते, सिविल सेवा में भी नहीं होते इस प्रकार के प्रश्न। वो व्यापम का काम है, तो व्यापम वाली तैयारी हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अप्रोच बनाइए, अप्रोच। हाँ, वो कुछ भी पूछ लीजिए, स्थानीय GK पूछ लेते हैं, और AP में वो नहीं पूछेगा भाई। AP में जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, जो उल्लेखनीय होगा और जो एक विद्वान को जानना चाहिए वही पूछेगा, ठीक। तो वो पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक खजुराहो में सभी बोलियों को लेकर के, सभी संस्कृति को लेकर के कुछ झोपड़ियाँ निर्मित की जा रही हैं, जिसमें कला संग्रहालय टाइप का हर जितनी भी क्षेत्रीय बोलियां हैं उन बोलियों का बनाया जाएगा। अब ये उल्लेखनीय बात है, इसमें प्रोफेसर का सहयोग लिया जा रहा है, ठीक, पढ़े लिखे विद्वानों का सहयोग लिया जा रहा है। तो फिर आपसे ये पूछा जा सकता है, वो पूछ लेंगे। पर कैसी चीज़ें नहीं पूछेंगे, ऊंचाई निचाई, है ना, ऐसी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हो, लोकल हो, इतनी लोकल तो नहीं पूछेंगे, क्लियर। तो सिलेबस से हम लोग कोशिश करेंगे। तीसरा काम हम लोग क्या करेंगे, एक तो विस्तृत अध्ययन हो गया, पढ़ेंगे। विस्तृत अध्ययन करने के बाद सभी टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करते हुए टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते चलेंगे, क्वेश्चन आंसर, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, हमारा मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास जो है वो कंप्लीट हो गया है, क्लियर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास जनरली लोग नहीं करते हैं वो हम लोग पहले कर लेंगे। मैं पहले, सबसे पहले, और ये मध्य प्रदेश के बाहर के लोग जो होंगे उनके लिए भी बहुत आसान होगा कि MP का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल, जिसको मध्य प्रदेश परिचय कहेंगे हम लोग। क्या ये पहले करेंगे, मध्य प्रदेश का परिचय। और इसको पहले कराने का रीजन ये है कि पूरे मध्य प्रदेश में सिलेबस इधर उधर रहता है, ठीक है। सिलेबस जो है वो कभी भी सिस्टमेटिक वे में नहीं होता आयोग का, है ना। तो एक बार हम लोग मध्य प्रदेश का परिचय पढ़ लेंगे, सिलेबस का परिचय हो जाएगा, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब कुछ पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो ये है, मध्य प्रदेश का मैप, है ना। व्यवस्थित तरीके से आप मध्य प्रदेश के मैप को सबसे अच्छे से पढ़ लो, पहला काम है ना। एक बार चाहे आप इतिहास पढ़ो, चाहे आप भूगोल पढ़ो, चाहे आप राजनीति पढ़ो, कुछ भी पढ़ रहे हो,
पर मैप दिमाग में हमेशा क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो हिस्ट्री हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी बाद में पढ़ेंगे, पॉलिटिकल जो है उसका इशू बाद में पढ़ेंगे, इकोनॉमिकल इशू बाद में पढ़ेंगे। हम लोग पहले नंबर पे क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, और उस सामान्य परिचय के अंतर्गत मध्य प्रदेश का मैप। क्लियर। और आप सबसे मैं भी कहूँगा कि आप पहले यदि कुछ पढ़ना शुरू करें तो एमपी के, देखो हिस्ट्री तो पढ़ना ही है, कभी ना कभी उसको तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, और हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री है, सारी चीज़ें हैं। इस बिल्डिंग में जब से आया हूँ शांति नहीं मिली। दूसरा, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आएगा ही आएगा। ठीक, तीसरा आपके पास जो सेगमेंट है वो क्या है, राजनीति अर्थात पॉलिटिकल इशूज मध्य प्रदेश का वो पढ़ना है, आयोग वगैरह। मध्य प्रदेश की इकोनॉमी जो है वो पढ़नी है। ठीक है, ये तो पढ़ना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जनजाति विरासत, संस्कृति, साहित्य ये पढ़ना ही है। और एक क्या है सिलेबस में, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पढ़ना है। ठीक, ये तो होगा ही होगा, आर्टिफिशियल वगैरह। लेकिन उसके पहले हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, मध्य प्रदेश के मैप का सामान्य अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए छोटी सी कहानी है, उस कहानी के थ्रू पहली बात तो आप सब लोग बढ़िया से मैप बनाना सीखिए। बना लेते हैं अच्छा मैप? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता नहीं, बहुत दिन से। हाँ, रनिंग। देखिए मैं जब मध्य प्रदेश, हालांकि इस बार मैं मध्य प्रदेश बहुत दिनों में मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, इधर से मैंने छोड़ रखा था मध्य प्रदेश पढ़ाना। पढ़ाया है, सब पढ़ाया, हिस्ट्री भी पढ़ाई है, ज्योग्राफी भी पढ़ाया है, मध्य प्रदेश का सब कुछ पढ़ाया है, मेंस के लिए पूरा पढ़ाया है, पीएससी वालों को सारी चीज़ें पढ़ाई है। पर पिछले लगभग 6-7 महीने से हमने एमपी की क्लासेस मैंने खुद नहीं ली है, सर लोग ले रहे थे। पर इसकी अप्रोच ऐसी है कि वो मैं डिलीवर कर सकता हूँ, इसलिए मैं एमपी पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है, क्योंकि बाकी यदि कोई पढ़ाएगा तो मेरे ख्याल है कि वो एपी का अप्रोच नहीं समझेगा। ठीक, और एपी के साथ हमने काम किया है, हायर एजुकेशन में हमने काम किया है, तो मुझे वो पता है कि वो अप्रोच उनकी क्या हो सकती है। पढ़ाने के लिए तो एमपी पढ़ाने के टीचर और भी है, बहुत सारे टीचर हैं, कोई भी पढ़ा सकता है, यहाँ इंस्टीट्यूट में भी कोई पढ़ा सकता है, लेकिन शुरू मैं कर रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। तो मैं एमपी जब पढ़ाता हूँ तो एमपी से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एमपी पढ़ाता हूँ तो आपको पृथ्वी से एमपी पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ कैसे। हमारी पृथ्वी ऐसी है, मतलब कुछ ऐसी है, ऐसे ही है ना, और ये हमारा है नॉर्थ पोल, और ये हमारा है साउथ पोल। अब आप लोग एमपी पढ़ रहे होंगे, पहली बार एमपी की क्लास कोई यहाँ से पढ़ा रहा होगा। ठीक है, ये हमारा ब्रह्मांड है और पृथ्वी है, सॉरी, पृथ्वी में एक ये वाली रेखा जाती है, क्लियर, बीचों बीच, भूगोल वाले जानते होंगे। इस रेखा को क्या कहते हैं भाई, आप लोग कमेंट करिएगा और एंजॉय कीजिएगा, धीरे धीरे क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कर्क नहीं कहते इस रेखा को, इक्वेटर कहते हैं, इतनी भी थोड़ी बहुत तो जानकारी रखनी चाहिए। विषुवत रेखा कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं। अब देखिए आप लोग ये देखिए कि कॉन्सेप्चुअल और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मध्य प्रदेश पढ़ाया जाता है उसमें क्या अंतर है, बाकी सिविल सेवा या जो व्यापम का एमपी पढ़ाया जाएगा उसमें क्या अंतर है। ठीक, तो ये कहाँ से बात शुरू हो रही है, आप देखो एक रेखा बीचों बीच ऐसे आती है, ठीक, और उस रेखा का नाम है, हाँ, प्राइम मेरिडियन रेखा। वेरी गुड, मेरिडियन रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मुख्य देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, एंजॉय कीजिएगा, भूगोल इतिहास सब एक साथ। ठीक, ये हो गई 4 खंड में पृथ्वी बटी हुई है। इस खंड में भारत कहाँ पे है, ना? भारत कहाँ पे है, पहले भारत आएगा तब तो मध्य प्रदेश आएगा ना। तो ये 0 डिग्री एकदम पृथ्वी का केंद्र यहाँ पर है, और ये कहाँ पे पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है ये सोचना आपका काम नहीं है, उसको जाने देते हैं। ठीक है, बस 1 2 3 चीज़ें हैं जो इससे रिलेट होंगी, वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है, और ऐसी कुल 180 देशांतर तक रेखाएं हैं। ठीक, और ये जो है तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है, और ऐसी कुल इधर 90 और कुल इधर 90 रेखाएं हैं। ठीक, और ये आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, 0 डिग्री के 90 डिग्री हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है, 90 डिग्री।
अपना भारत जो है इस हिस्से में पड़ता है, पृथ्वी के कौन से हिस्से पर है? ठीक, यदि पूरे पृथ्वी को देखें तो हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री, भारत में ही तो मध्य प्रदेश है ना, वो यहाँ पड़ता है। पहली चीज़ क्लियर। तो भारत की स्थिति प्राइम मेरिडियन लाइन से किधर की ओर? पूर्व की ओर। यदि ये वाले हिस्से को अपन क्या कहेंगे? इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? ईस्ट कहेंगे। ठीक, देखिए ये है पूर्व, ये है दक्षिण, और ये है उत्तर, और ये है आपका पश्चिम। ऐसे ही है ना? तो प्राइम मेरिडियन या मुख्य देशांतर रेखा से पूर्व की ओर भारत की स्थिति है। बात क्लियर? अच्छा ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो दूसरा मैप देखते हैं। अर्थात यदि हम लोग पूरे पृथ्वी को ऐसे करें, है ना, और ये आपकी 0 डिग्री, ये यदि आपकी 0 डिग्री रेखा हो जाए और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो जाए, तो हमारा जो भारत है वो कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यहाँ पे आप छोटा सा भारत का मैप बना लीजिए। ये लगभग आपका है ना, ये आपका भारत हो गया, यहाँ पे है। और भारत की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति तो आप लोग जानते हैं, यही भारत का विस्तार है। बात क्लियर? ठीक है, क्या समझे कि पूर्व पूरे पृथ्वी में भारत किधर की ओर है? पूर्व की ओर है। ठीक, लेकिन यदि सेंट्रल से देखेंगे, सेंट्रल पे देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र से देखेंगे तो भारत किधर है? नॉर्थ ईस्ट की ओर है। ठीक, ये भारत का ये 0 डिग्री रेखा है, और भारत इससे कहाँ पे शुरू होता है? पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा है? यदि भारत के इस वाले हिस्से की बात करें तो भारत शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। ठीक, 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन यदि अपन इसको इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप है ना, इनको भी मिला लें तो भारत 6 डिग्री 4 मिनट संभवतः से शुरू होता है। ठीक, बात क्लियर? अब आप क्या समझ रहे हैं कि विषुवत रेखा से 6 डिग्री ऊपर जाने पर भारत, 6 डिग्री 4 मिनट ऊपर जाने पर भारत का अंडमान निकोबार द्वीप मिलेगा, और 8 डिग्री 4 मिनट ऊपर जाने पर आपको इंडिया का जो लैंड वाला फॉर्म है वो मिलने लगेगा। और ये चलेगा कहाँ तक? ये लगभग 37 डिग्री 7 मिनट है ना तक चलेगा। क्लियर? आप लोग को ठीक ठाक लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं ना? कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये भारत के विस्तार हो गया। और इधर भारत का विस्तार देखेंगे किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इधर भारत का विस्तार जो है वो 74 डिग्री 5 मिनट एग्जैक्ट थोड़ा सा देखना है ना। और इधर देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट लास्ट में भारत पड़ता है। ठीक, तो यदि आप भारत को देखोगे, अब भारत ये समझ में आ गया, भारत के अंदर मध्य प्रदेश को देखना है। हो सकता है कि आज बहुत अच्छा मैप ना बने, पर यह भी है कि आप लोग जो बनाएंगे उससे अच्छा ही बनेगा। ठीक है, मान लीजिए अपना भारत है। ठीक, ये भारत का 8 डिग्री 4 मिनट वाला हिस्सा, ये 74 4 वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है वो भारत का 97 डिग्री 25 मिनट वाला हिस्सा, और ये 37 डिग्री 7 वाला हिस्सा, ये भारत का फैला हुआ है। ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। इसी भारत में, इधर भारत में सबसे पश्चिमी जो बिंदु है उसको कहते हैं मोतीहार। क्या कहते हैं? जो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ये इधर जो सबसे पूर्वी हिस्सा है वो बुलांगू है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, और इधर हमने आपको बता ही रखा है केरल का कौन सा पॉइंट? केरल का नहीं, अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट?
इंदिरा पॉइंट, ठीक। और इधर जो है 37 डिग्री पर 7 मिनट पर आपका इंदिरा कॉल। ये इसकी कहानी आपको यहाँ पे नहीं पढ़नी है, पर इतना समझना है। ये हो गए भारत की स्थिति। अब भारत की स्थिति पे ही मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। तो इसके बीचों बीच आपका होना है, एकदम बीचों बीच, कितने डिग्री पर। अब इस पे दो कहानी है। ये आपका यहाँ पर, यहाँ से शुरू होता है मध्य प्रदेश, ठीक। दोनों कहानी में आप लोग को अंतर के साथ बताऊंगा और वो समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से शुरू होकर के लगभग इतना, ये इतना कवर करते हुए अभी मैं छत्तीसगढ़ को भी ले रहा हूँ। ये आपका शुरू होता है यहाँ पे क्या, मध्य प्रदेश। अर्थात पूरे पृथ्वी के दृष्टिकोण से भी यदि देखें, देखिए पृथ्वी के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश की स्थिति जो है इतनी छोटी से यहाँ पे आएगी, लगभग यहीं पे। यदि भारत को यहाँ पे बना दें तो मध्य प्रदेश की स्थिति लगभग यहाँ पर आएगी। तो कभी आपसे सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि आप जिस लोकेशन पे, चूँकि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग को GIS, GPS, गूगल अर्थ ये भी सब पढ़ने हैं, ठीक। तो आप यदि देखें तो आप किस कोने पर हो, तो पृथ्वी के हम लोग नॉर्थ ईस्ट कोने पर बसे हुए हैं। भारत के किस कोने पर हो, यदि ये सवाल कहीं से आपको जनरेट हो तो भारत के एकदम बीचों बीच, एकदम सेंट्रल पर हम लोग स्थित हैं। थोड़ी सी एक चीज़ समझाता हूँ आप लोग को। भारत, ये मध्य प्रदेश का अक्षांश देशांतर हम लोग कल देखेंगे, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आप लोग को यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। हम थोड़ा एक चीज़ सीखना जरूरी है। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये अपना टॉपिक नहीं है ना, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। और उस टॉपिक में सब लोग जानते हैं, एक लैंड आएगा गोंडवाना लैंड, जब हम लोग मध्य प्रदेश पढ़ेंगे, क्या गोंडवाना क्षेत्र आएगा, जिससे एक कहानी आप लोग को थोड़ा सा ज्योग्राफी की समझा रहा हूँ। वो है गोंडवाना लैंड की कहानी, ठीक है। सब लोग ज्योग्राफी जो पढ़े हैं, ज्योग्राफी जिनका होगा वो जानते होंगे। हमारी जो भारत की स्थिति है, अभी जो हमने भारत बनाया था वो पढ़ाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि चीते जो है वो मध्य प्रदेश में ही क्यों लाए जाते हैं, है ना। ये सब सारी कहानी जो है वो समझेंगे। ये आपका जो भारत है ऐसा, ये भारत ऐसा नहीं था, ये भारत ऐसा है, ऐसा है कुछ, ये बल्कि यहाँ से लेना चाहिए, ठीक। इस भारत को आप बोलते हैं प्रायद्वीप भारत। कौन सा भारत, कैसा भारत बोला जाता है इसको। अच्छा, ये लोग सोच रहे होंगे कि जो ऑनलाइन है, टॉपिक डला है शिक्षा के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी, पढ़ना था MP पढ़ा रहे हैं सर भारत, है ना। तो ऐसा नहीं है, हम MP पर ही पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब इतनी जल्दीबाजी नहीं है तो धीरे धीरे पढ़ेंगे। जल्दबाजी हो तो फिर एक दिन में एक यूनिट भी मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। पहले से तैयार रखा है हिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट लेक्चर, जो जब जल्दीबाजी होगी तो दे देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक। वो भी वो पॉइंट जहाँ पे होना है। मैं क्या चाहता हूँ कि आपका बढ़िया कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए, तब ना 45-46 अंक आएंगे, ऐसे थोड़ी ना आता है, ठीक। तो ये है भारतीय प्रायद्वीप। अब मध्य प्रदेश का कभी मौसम में पढ़ाऊंगा और प्रायद्वीप भारत आप नहीं समझते रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति पढ़ाएंगे और वो आपको अक्षांश देशांतर रेखा का कॉन्सेप्ट ना हो तो मैं सब पढ़ा देता हूँ, साफ भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, पूरा पैकेज। तो ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीपीय भारत को प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं कि तीन ओर से ये समुद्र से घिरा हुआ है। तो तीन तरफ से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए, जल से घिरे हुए भारत को ही नहीं, भूखंड को क्या बोला जाता है, पेनिनसुला बोला जाता है, पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। तो ये पेनिनसुला हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ना, यहाँ पे भी समुद्र था। ये जो आप देख रहे हो ये हिस्सा भी किसका था, यहाँ पर एक समुद्र हुआ करता था बहुत साल पहले, जिसको कहते थे टेथिस सागर, टेथिस सागर कहते थे। भूसन्नति सिद्धांत में हम लोग पढ़ते हैं, ज्योग्राफी वाले पढ़ते होंगे, टेथिस सागर हुआ करता था। अब इस टेथिस सागर, हिमालय नहीं था पहले, अभी इधर क्या है, अभी इधर हिमालय है। और हिमालय में आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको मध्य प्रदेश का क्लाइमेट ठीक से समझ में आए, ठीक। अभी हमें मध्य प्रदेश का क्लाइमेट समझना है, यहाँ की उत्तर का तापमान, दक्षिण का तापमान, मध्य का तापमान समझना है, उत्तर की वर्षा, दक्षिण की वर्षा, मध्य की वर्षा, वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है, ठीक। पढ़े लिखे विद्वान की तरह सीखना है। और वो सीखने के लिए हमें ज़रूरत है कि पहले हम इर्द गिर्द की चीज़ देख लें। अब पूरे मध्य प्रदेश की जलवायु को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें छोटी सी भूमिका भूमध्य सागर की भी है। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा भूमध्य सागर की, तो वहाँ से हमें लाना पड़ेगा, ठीक।
मेडागास्कर नाम का एक भूखंड है, उसकी वहाँ तक पहुँच रहे हैं हम लोग, उसकी कहानी बताते हैं। तो थोड़ा इर्द गिर्द पहले समझ लेते हैं एमपी को, फिर आते हैं अंदर। ये आपका टेथिस सागर था, ये आपका इधर वाला हिस्सा है ना, जिसपे काराकोरम सीरीज है ना, जिसमें यूरेशियन प्लेट जिसको कहते हैं, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और इस प्लेट का जो पूरा नाम मतलब पूरा विस्तार है उसको अंगारा लैंड के नाम से जाना जाता है। किसको? हिमालय नहीं है अभी हिमालय है ही नहीं है, हिमालय आएगा, बाद में आएगा। और ये वाला हिस्सा जो इधर से आया ना, ये पूरा हिस्सा ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। किसका? इसमें एक बीच में डेक्कन प्लेटू है, उसकी भी कहानी अलग है। डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार है ना। और ये पूरा हिस्सा जो है क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, इसको इंडियन प्लेट कहते हैं। कौन सी प्लेट कहते हैं? अच्छा, ये कहानी सब सुन के रखे रहिए, बाद में काम आएगा। इंडियन प्लेट कहते हैं। ये इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट, दोनों आपस में मिली हैं। ये कहानी भूगोल वाले जानते हैं, जीके जीएस पढ़ने वाले भी लोग जानते होंगे, ठीक है। पूरे विश्व में यदि देखें तो पूरे विश्व को थोड़ा सा आप लोग यदि देखें, इसको देखते हैं तो एक आपका ऐसे महाद्वीप है, ये वाला, हाँ, ये महाद्वीप क्या है? अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। इस अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर एक द्वीप है मेडागास्कर, ठीक। और ये एक भूखंड टूटा हुआ यहाँ से लगता है, ऐसा लगता है जैसे यहाँ से ये लाल सागर है यहाँ पे, है ना, जैसे स्वेज नहर इधर निकलती है। ये वाला हिस्सा से एक हिस्सा टूटा था बहुत साल पहले, ठीक है। सोमालिया है यहाँ पे, सोमालिया वगैरह है यहाँ पे, सूडान है, इधर सूडान है, इधर सोमालिया। तो यहाँ से एक हिस्सा टूटा था और टूट करके बहते 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 पानी में उसका प्रवाह वही नॉर्थ ईस्ट की ओर होकर के कहाँ पहुँचा था? यूरेशियन प्लेट तक पहुँचा था। अब उस यूरेशियन प्लेट तक पहुँचने के बीच में एक सागर हुआ करता था, उस सागर का नाम होता था टेथिस सागर। और ये प्लेट कहलाई हमारी कौन सी प्लेट? इंडियन प्लेट। इसी को नाम दिया गया क्या? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड अलग है, गोंडवाना क्षेत्र अलग है, दोनों की कहानी अलग है, ठीक। और पहले से तो कहानी नहीं जानना है ना, पृथ्वी में भी कुछ अलग अलग था उसकी। अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, पेंजिया और पेंथालासा पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना, वो बहुत दूर की कहानी है, ठीक। अभी बस इतना बता रहा हूँ कि ये प्लेट यहाँ पे पहुँची। आप कभी मैप, अभी यहाँ पे तो लगा नहीं है, कभी आप भारत के इस वाले हिस्से का, ये जो गुजरात से नीचे का ये हिस्सा बनता है, इसको देखिएगा तो इसको तिरछा करके लाएंगे तो यहाँ पे फिट हो जाएगा, है ना। ये जो हिस्सा है अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पे लाएंगे तिरछा करके फिट हो जाएगा। तो जो भू संचलन गतिविधियाँ होती हैं उनके कारण ये टूटा, टूटने के बाद ये इधर आया तो टेथिस सागर था, है ना। और यूरेशियन प्लेट से ये टकराया तो ये सागर धीरे धीरे, प्लेट तो अंदर अंदर जाएगी ना, सागर तो ऊपर ऊपर है, ठीक। तो ये प्लेट टकराने के कारण जो हुआ वो सब दुनिया जानती है। टकराने के कारण ये पानी सब इधर उधर हो गया, पानी इधर उधर हुआ, और दूसरे में एक पर्वत, दोनों को मिलने के कारण बलन की प्रक्रिया हुई, फोल्डिंग, किसकी? वलन या फोल्डिंग की प्रक्रिया हुई। फोल्डिंग के प्रक्रिया के कारण हिमालय बना, ठीक। और हिमालय को इसीलिए कह देते हैं, कैसा पर्वत है? नवीन बलन पर्वत, नवीन बलित पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन, ठीक। तो ये कहानी हुई। टेथिस सागर सूख गया, टेथिस सागर इधर उधर हो गया, पानी सा अस्त व्यस्त हो गया, इसमें जो है तो बलित पर्वत का निर्माण हो गया। अब इस कहानी से मध्य प्रदेश का लेना देना है कि नहीं है, ये समझना है आपको। इस कहानी का मध्य प्रदेश से बहुत ज़्यादा लेना देना। पूरे भारत की जलवायु को डिसाइड करता है हिमालय, पूरे भारत की जलवायु को डिसाइड करती है यहाँ से गुजरने वाली जो जलवाष्प को लेकर चलती हैं हवाएं, ठीक। तो ये पूरी कहानी यहाँ बनी है। और ये कहानी, ये है ना, जो गिरि अभयारण्य गुजरात का है, वहाँ पाए जाने वाला क्लाइमेट और जो यहाँ पाए जाने वाला क्लाइमेट है, या सॉरी भूखंड है उसकी, हाँ भूखंड, जंगल, है ना, गिरी के शेर, कुछ भी हैं, वो यहाँ पाए जाने वाले शेरों से मैच करते हैं। तो मध्य प्रदेश का यदि संदर्भ देखें तो एक तो आपका जो गोंडवाना क्षेत्र है वो ठीक मिलता जुलता है। दूसरा, यदि मध्य प्रदेश के पूरे क्लाइमेट को देखेंगे वो आपको पूरे पृथ्वी के संदर्भ में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक।
जैसे अभी उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है, ठीक, पर इंदौर में नहीं पड़ रही है, एक बिल्कुल भी ठंडी नहीं है, ना के बराबर ठंडी है। यहाँ पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है पूरा ठिठुर रहा है, उत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, लेकिन जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ ठंडी ही नहीं है कि नहीं? कहाँ इंदौर की ठंडी कहाँ है? इतनी भी ठंडी नहीं है कि आपको कान में कुछ बांधने की जरूरत पड़े। इंदौर में तो लोग, हमको लगता है टोपा मफलर ये सब जानते ही नहीं है आती नहीं है, गर्मी भी नहीं आती है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं रहती यहाँ। तो कुछ तो रीजन होगा ना कोई तो ऐसी फैक्टर होते होंगे जो एक ही प्रदेश में। अब क्लाइमेट को प्रदेश से क्या लेना देना, हवाओं को, है ना, सीमाओं से क्या लेना देना, वो तो कहीं भी जा सकती हैं। तो अब मध्य प्रदेश, उत्तर भारत में जो ठंडी हवाएं इस समय पड़ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो है पश्चिमी विक्षोभ। क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण आ रही हैं। और पश्चिमी विक्षोभ वाली धाराएं कहाँ से उठती हैं? वो सब भूमध्य सागर उनकी हवाएं लेकर आती हैं और वो इधर हिमालय से आती हुई ठंडी हवाएं लेकर के प्रवेश करती हैं। तो उसका रीजन वो हो गया। अब यही हवाएं यदि उत्तर मध्य प्रदेश में आ रही हैं, है ना, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में आ रही हैं, तो उसका रीजन वो हो जाएगा। तो हमें क्या क्या समझना होता है? देखिए, एक ये बात हो गई, एक बात हिमालय वाली बात हो ही गई। हमें समझना होता है कि जो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो क्लाइमेट क्यों बता रहा हूँ, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जिसको एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक दो दिन में नहीं हो पाता ये सब, इसको एक लंबी कहानी में बयां करना पड़ता है। कुछ चीज़ों का इंटर रिलेशन आपको समझना होता है। देखिए, सबसे बेसिक चीज़ क्या है? यदि इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें सबसे बेसिक चीज़ क्या है? लैंड। हर चीज़ का निर्धारक क्या है? लैंड एंड क्लाइमेट। दो ही चीज़ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है निर्धारक वैश्विक स्तर पर। तो आपका मध्य प्रदेश अकेले कोई ऐसा भूखंड तो है नहीं कि आप केवल मध्य प्रदेश पढ़ लोगे और मध्य प्रदेश का सब कुछ समझ जाओगे। चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, अकेले सीमा में तो हम लोग बांध नहीं सकते। बस ये समझना है कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो अब अभी देखिए, छोटी छोटी बात बताते हैं। किसी भी भूखंड को समझने के लिए उसका थोड़ा सा आपको समझना होता है जियोलॉजिकल हिस्ट्री। क्या समझना होता है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री को कहते हैं भूगर्भिक इतिहास। क्या समझना होता है आपको? चाहे आप भूगोल पढ़िए, चाहे राजनीति पढ़िए, चाहे आप कुछ भी पढ़िए, चाहे आपको हिस्ट्री पढ़ना हो, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? जियोलॉजिकल हिस्ट्री से होती है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री में दो चीज़ें आती हैं। एक तो हिस्ट्री जब लिखा रहेगा तो टाइम स्केल आएगा। अब ये भी पढ़ाना है आप लोग को। क्या आएगा? टाइम स्केल आएगा। टाइम स्केल के 5 बड़े महाकल्प हैं, वो आपको थोड़ा सा मैं पढ़ाऊँगा, ठीक। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा उस टाइम स्केल पर किस भूखंड पर क्या हुआ, इस धरती पर क्या हुआ, और धरती के किसी विशेष हिस्से पे घटनाएं क्या घटी। तो एक तो ये समझने वाली बात है। यदि आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझ जाएं तो आपको किसी भी क्षेत्र की सॉयल, मृदा समझ में आ जाएगी, ठीक। आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ जो ज़मीन डेवलप हुई है, मिट्टी जो बनी है वो कैसे बनी होगी, ठीक। और मिट्टी यदि आपको समझ में आ जाए तो आपको क्या क्या समझ में आ सकता है? वहाँ के आपको फॉरेस्ट समझ में आ सकते हैं, वहाँ आपको फसल समझ में आ सकती है। वन के साथ वन्य जीव हमेशा ही होते हैं, वन्य जीव समझ में आ सकते हैं। फसल समझ में तो फसल आधारित उत्पादन समझ सकते हैं, पशुपालन समझ सकते हैं, खनिज समझ सकते हैं, खनिज के आधार पर उद्योग समझ सकते हैं। तो रूट पढ़िए, जब भी पढ़िए तो रूट पढ़िए। होता क्या है दरअसल, आप सीधे खनिज रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ खनिज रिपोर्ट तब पढ़िए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार ये सब पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैं शुरू करता हूँ तो रूट से शुरू करता हूँ, ठीक। तो खनिज रिपोर्ट मत पढ़िए, पहले आप खनिजों के बारे में देखिए कि किस प्रकार की चट्टानों में कौन से प्रकार के खनिज ऑरिजिन हुए हैं, ठीक। तो छोटा छोटा नॉलेज यहाँ से ले रखेंगे तो ये बड़े अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर आप कैसे आंसर निकालेंगे? कॉन्सेप्ट से आंसर निकालना सीख जाएंगे कि कॉन्सेप्ट से कैसे आंसर निकाला जा सकता है, ठीक।
तो एक तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ना है, ये बहुत दूर तक जाएगा, इनसे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। अब दूसरा, जियोलॉजिकल हिस्ट्री से ही डिसाइड हो जाएगा आपका क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि जियोलॉजिकल हिस्ट्री में भूखंडों का निर्माण भी होता है, जिसको ज्योग्राफी वाले जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। इसमें भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी ये टर्म है ना। तो भू आकृतियों का निर्माण जैसे हो रहा है वो कहीं ना कहीं जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर ही होगा। हिमालय का बनना, जैसे दक्कन का पठार का बनना है, तो आप वहाँ से क्या निकालेंगे? क्लाइमेट, और क्लाइमेट प्लस सॉयल जोड़ दीजिए तो ये सब साथ में आगे डेवलप हो जाएंगी। और क्लाइमेट, सॉयल, मृदा को जोड़ दीजिए, क्लाइमेट को जोड़ दीजिए, भू आकृतियों के साथ जोड़ दीजिए। एक तीसरी चीज़ जो आपको मिल जाएगी, क्लाइमेट, सॉयल और भू आकृतियाँ, है ना। भू आकृतियाँ थोड़ा मुझे सेट होने में भी टाइम लगेगा, बताया ना कि बहुत दिनों बाद एमपी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब सेट हो जाऊँगा तो शानदार पढ़ा दूँगा। ठीक है, ऐसे पढ़ा दूँगा कि आपको याद वाद करने की बहुत ज़्यादा झंझट रहेगी। फैक्ट मुझे भी याद नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो फैक्ट के लिए ऐसे कुछ नोट्स निकालेंगे, है ना, लिखी लिखाई आप लोग को दे देंगे, साथ में उसको डिस्कस कर लेंगे, और यही जो खांचा बनाएंगे ना, उसी खांचे में फैक्ट भर दिया करेंगे। और उसको एक सीरीज पे, फैक्ट याद नहीं होते लेकिन याद करवा सकता हूँ, 3-3 के कोड में सारे फैक्ट डेवलप कराएंगे, और वो त्रिकोड आपके दिमाग में जैसे जीन के टाई कोड होते हैं उसी तरह से भर दिया जाएगा। पकड़े रहिएगा, ठीक। 1-2 बार पढ़ेंगे तो नहीं भूलेगा। याद करने की दृष्टि से हमने आज तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्लियर? और सर कुछ दिक्कत जा रही है क्या? अच्छा 5 बजने वाले हैं, अच्छा ठीक है, 2-4 मिनट अभी ये लेते हैं। तो एक तो ये हो गया। तो जब आप जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी समझेंगे तो क्लाइमेट समझ में आएगा, सॉयल समझ में आएगी, भू आकृति समझ में आएगी। अब पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव विकास की शाखाएं है, मतलब मानव विज्ञान। मानव विज्ञान समझ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी ट्राइब कहाँ विकसित होती है, और वो सब इसी पर निर्भर है। किस पर? मेनली इस पर और इस पर। तो मानव के कई प्रकार हैं, है ना, हम लोग एक ही हैं तो मानव पर एक ही जैसे नहीं है, नस्लें हमारी अलग अलग हैं। ठीक, कितनी अजीब बात है ना कि पूरे धरती पर पाए जाने वाले मानव की भी एक नस्ल नहीं है। मतलब मानव ही क्या, किसी भी जंतु या पशु की एक नस्ल नहीं है, अलग अलग नस्ल के हैं, है ना। तो अब ये अलग अलग, सोचने वाली बात ये है कि ये अलग अलग नस्लें बनी कैसे, तो उनको निर्धारित करने वाले कुछ कारक होंगे। अब सोचिए कि अब मध्य प्रदेश की बात ही करें या भारत की पूरी बात कर लीजिए, चलिए थोड़ी सी भारत की बात कर लेता हूँ, एंथ्रोपोलॉजी की बात आई। कश्मीर के लोग, कन्याकुमारी के जो लोग हैं उनसे अलग हैं कि नहीं अलग हैं? सब कुछ अलग है, भाषा को छोड़ भी दें तो भी सब कुछ अलग है। उनका जो शारीरिक, भाषा तो खैर बात की बात है, सीखना कल्चर का अंग है, ठीक, पहनावा कल्चर का अंग है, पहनावे की बात ही नहीं की जाती। मूल रूप से हम जो हैं वही अलग है, पूरा शारीरिक संरचना अलग है, रंग अलग है, ठीक। और बीच में जो मध्य प्रदेश के लोग पाए जा रहे हैं, ठीक, और उनमें भी देख लीजिए मध्य प्रदेश के लोग लगभग एक जैसे ही हैं, पर अलग अलग मध्य प्रदेश के रीजन से अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जंगलों में पाए जाने वाले लोग अलग हैं मध्य प्रदेश के, शहरों में पाए जाने वाले लोग अलग हैं। खैर अभी ये सब अभी अलग हो गए हैं क्रीम पाउडर लगा लगा के, बाकी सब वैसे ही थे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लोग अलग हैं। इधर पहाड़ में चले जाइए, पूर्वोत्तर भारत के अलग ही लोग मिल जाएंगे, और इधर गुजरात में मोटा भाई लोगों के यहाँ चले जाइए तो अलग ही प्रकार के लोग मिलेंगे। तो इसको डिसाइड कौन कर रहा है? और फिर ये तो भारत की बात है, पूरे वैश्विक लेवल पर यदि देखिए, वैश्विक लेवल पर तो दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीकी महाद्वीप में चले जाइए, लोग अलग हैं। इधर चले आइए, यूरेशियन प्लेट पर रहने वाले लोग, इधर जो हैं यूरेशियन प्लेट नहीं, यूरोप में रहने वाले, नॉर्थ अमेरिका पे रहने वाले लोग अलग प्रकार के लोग हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोग इधर ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों से मिलते जुलते हैं। तो कुछ तो चक्कर होगा, और वो चक्कर क्या है? उस चक्कर, ये सब चक्कर किसके कारण है? ये सब चक्कर क्लाइमेट के कारण है, जियोलॉजिकल कंडीशंस के कारण है, जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण है। तो आप जब मध्य प्रदेश की जनजाति पढ़ेंगे, ठीक, तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के अंतर्गत आपको देखेंगे कुछ द्रविड़ मूल की जनजातियां हैं, कुछ भारोपी परिवार की जनजातियां हैं, ऑस्ट्रेलियाइड जनजातियां हैं, मंगोलाइड जनजातियां हैं,
तो उनकी हिस्ट्री कहाँ से आ रही है? उनका निर्माण ही हो रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन से, उनका निर्माण ही हो रहा है जियोलॉजिकल कंडीशन से, उनका निर्माण ही हो रहा है भू आकृतिक विज्ञान से। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चलिए आज की क्लास को थोड़ा सा कंक्लूड करता हूँ। हमें सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का बेस बनाना है, रूट बनाना है। ठीक, सिलेबस में क्या लिखा है? सिलेबस में लिखा है मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक, लेकिन इतिहास कहाँ से शुरू होगा मध्य प्रदेश का? जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो जैसे भारत के इतिहास को बांट के पढ़ते हैं, है ना, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल से इतिहास शुरू होगा। और पूरा पाषाण काल में भी क्या आएगा? मानव की प्राचीनतम आदतें व्यवहार के रूप में, मानव के प्राचीनतम कार्य व्यवहार के रूप में, ये सब पूरा पाषाण काल में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वो सब डिसाइड कैसे हो रहा है? वो सब डिसाइड हो रहा है क्लाइमेट से। इतनी सारी जगह छोड़ करके भीमबेटका पर ही जा करके भीम क्यों बैठे? तो रिसर्च का विषय है, या यह जानने का विषय है कि क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसा था, जियोग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसा था, कुछ वहाँ पे कुछ विशेष तत्व था। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तो मेरा मानना ये है कि आप लोग कुछ भी पढ़िए, यदि टाइम है तो सबसे पहले उसके रूट को समझिए। आपके लिए क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि आप प्रोफेसर बनोगे, आप प्रोफेसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। व्यापम वाले सीधे फ्रूट पढ़ लें चलेगा, उनको वन लाइनर फैक्ट पढ़ा दीजिए चलेगा, लेकिन प्रोफेसर्स को ये सब रिसर्च का विषय है और वहाँ से निकल कर आएगा जीके, आपका आएगा जीके ही, जीएस नहीं आएगा, जीके ही आएगा। हालांकि अभी हो सकता है कि इस बार और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न आए आपके पेपर में, क्योंकि एनईपी में भी कॉन्सेप्ट बेस्ड मूल्यांकन की बात की गई है व्यावसायिक परीक्षाओं में, है ना। तो हो सकता है कि और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल आए। तो हम लोग जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? रूट को समझेंगे, फिर उसके स्टेम्स को समझेंगे, तना समझेंगे, फिर उसकी लीव्स को समझेंगे, फिर फ्रूट पर आएंगे, है ना। पहले ही फल नहीं तोड़ना है। ठीक, तो फिर कल मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आप लोग के कुछ सवाल? टर्मिनोलॉजी तो पूरी इंग्लिश में लिख बोल रहा हूँ, ऐसा तो कुछ हमने नहीं बोला अभी तक हिंदी में। ठीक है। हाँ सर मुझे क्या कंफ्यूज हो रहा था इक्वेटर लाइन और कैंसर लाइन में, तो क्या कन्फ्यूजन की क्या बात है? ऐसे ऐसे पृथ्वी बना दिया करें, बीच में दो भागों में बांट दिया करें, दो इक्वल भागों में जो बांटे वो इक्वेटर, इसका नाम ही ऐसे आया है। कैंसर ये हो गई आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री दक्षिण नीचे बन गया है, 23.5 डिग्री ये मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा। ठीक, यही है पूरा। और ये हो गई आपकी मुख्य देशांतर, प्राइम मेरिडियन लाइन, PML। ठीक, ऐसे चलता है ये, है ना। ठीक है। MPG की सर आप कब से बस पढ़ाई रहे? MPG के यहीं से शुरू हो रहा है, MPG की क्लास यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है। म्यूजिक के इंटरव्यू के बारे में भी कुछ, म्यूजिक का इंटरव्यू आइए तैयार हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू तो हर एग्ज़ाम का हम लोग करा ही रहे हैं, करा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेज़ 3 वाले यदि इसमें जुड़े हैं तो इंटरव्यू के पूरे प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, अच्छे से करेंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएंगे। ठीक है, बोलूँगा मैं हिंदी में, लिखूँगा सारी चीज़ इंग्लिश में, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगी। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ें मिक्स चलती रहेंगी, तो लैंग्वेज को लेकर के मेरी क्लास में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। ठीक, और जो नहीं हो पाएगा, मान लीजिए कुछ ऐसा, तो नोट्स मिलेगी तो उसमें हिंदी इंग्लिश लिखा रहेगा दोनों। ठीक, नए सिरे से पूरी नोट्स बन रही है और आपको हर एक टॉपिक पर वैसा ही जैसा मुझे पढ़ाना है या जैसा चाहिए उसी प्रकार से आपको छोटे छोटे टॉपिक में कई नोट्स मिल सकती है। ठीक, उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, ठीक सर, बस थैंक यू सो मच। आप लोग का कुछ सवाल हो? अभी तो ऐसा कोई सवाल नहीं है, धीरे धीरे सवाल पैदा होंगे, पढ़ेंगे। ठीक सर, बंद कर दीजिए। आप लोग को आना है, डेली आना है? ठीक है। सर कल